नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भांबू ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो कलाम एकेडमी है उसकी जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ है, तो उसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था वो 4 तारीख को हुआ था। तो उसका जो प्रथम पत्र है, जो जीके का जो पेपर है सेकंड ग्रेड का, उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो हम कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी इसके टेस्ट हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। जैसे ही टेस्ट है आएंगे वो आपको पता है वो लग जाएंगे। और आप जो भी है सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और ये टेस्ट देने जाते हैं, तो अपना बेल आइकन है वो ज़रूर ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जितने लोग लाइक करेंगे उससे मुझे आइडिया लग जाएगा भी इतने लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं। और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो अच्छी बात है, उनका रिवीजन है वो हो जाएगा। तो अपने साथ के साथ इनके आंसर भी देखते जाएंगे और ज़्यादा व्याख्या में नहीं उलझेंगे, क्योंकि ज़्यादा मैं व्याख्या करने लग गया तो ये क्लासें हैं वो ज़्यादा लंबी है वो हो जाएंगी। तो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो यही रहेगा भी हम इस क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उनके आंसर वो देख लेंगे। और आपके जितने भी नंबर आए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट है वो कर देना भी हम जितने भी ये 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें से जितने भी आपके नेगेटिव करके बनते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और जो इनका जो नकारात्मक अंकन है मेन एग्जाम की तरह 1/3 है वो होगा। तो आप इस चीज़ को है वो ध्यान में रख लेना भी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। और सारे टेस्ट है वो आपको मैं यहाँ पे अपलोड है वो कर दूंगा, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर उपलब्ध करवा दी जाएगी, लेकिन वो तभी करवा दी जाएगी जब वीडियो के ऊपर 100+ लाइक है वो मिलेंगे। अदरवाइज़ आपको यहीं से आपको टेस्ट है वो मिलेगा और इसके आंसर है वो मैं आपको साथ के साथ है वो बताता जाऊंगा। और आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाना और जिससे आपके क्वेश्चन है आपको आइडिया लगता रहेगा भी आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं और कितने है वो गलत हैं। तो उस अनुसार है वो आप अपने आंसर को चेक कर लेना। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान मंदिर स्थापत्य कला की महामारू शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर ये 3 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि यह शैली राजस्थान में 8वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मारवाड़ के राठौड़ों द्वारा करवाया गया था। और नेक्स्ट जो लास्ट तीसरा स्टेटमेंट है वो है कि राजौरगढ़ अलवर का नीलकंठ जो कंठेश्वर मंदिर है, नीलकंठेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो इस शैली में निर्मित है। तो इसके जो आंसर होंगे वो पहला सही है, दूसरा इसका गलत है और तीसरा सही है। तो इसका जो आंसर है वो 3 नंबर है वो सही है वो हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा सही है वो आप चेक कर लेना। तो मैं अब जल्दी जल्दी इन चीज़ों को करूँगा क्योंकि फिर आप लोगों को भी टाइम वेस्ट है वो ना हो। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये फुल स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं भी। जो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग है वो इस चैनल से जुड़ जाइए और आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है वो करवा दी जाएगी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कि अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध पुष्कर का रंगनाथ जी मंदिर है वो किसको समर्पित है। तो जो पुष्कर का रंगनाथ जी मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है। निम्नलिखित सही युगम नहीं है, जो सुमेलित किए गए उनमें जो सही नहीं है वो आपको देखना है। तो कालिंजरा जैन मंदिर ये बांसवाड़ा में है, ये सही है। खमन श्याम मंदिर ये गोगोंदा में, ये भी सही है। और तीजा मांझी मंदिर अलवर में, ये गलत है। सीरे मंदिर है ये जालोर में, सही है। तो इसके अंदर हमें पूछा है कि कौन सा युगम है वो सुमेलित नहीं है, तो इसका 3 नंबर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 4 नंबर कि देलवाड़ा स्थित लूण वसई मंदिर का शिल्पी है वो कौन था। तो देलवाड़ा स्थित जो लूण वसई मंदिर है उसके जो शिल्पी के जो ऑप्शन है वो वास्तुपाल, शोभन देव, पृथ्वीपाल, नेमिनाथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शोभन देव। और कोई क्वेश्चन का आंसर अगर हो सकता है कि मैं आपको यहाँ गलत बताऊँ अगर आपको लगे, बाकी मेरे हिसाब से मैं आपको सही बताऊँगा। बाकी मैं भी इंसान ही हो सकता है, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि मैन आरपीएस एग्जाम है उसमें पूरे पेपर वो सही नहीं आता, तो एक आधे क्वेश्चन में ऊपर नीचे गलती है वो मेरे से हो सकती है। तो आप नीचे है वो कमेंट कर देना भी ये क्वेश्चन गलत है, तो वो मैं
चेक करके और उसका कमेंट है वो पिन है कर दूंगा। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग शिव शिखर पर रखे बिल पत्र की तरह दिखाई देता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है ये भटनेर दुर्ग हो गया, दूसरा सिवाना दुर्ग हो गया, तीसरा रणथंभौर दुर्ग हो गया और चौथा हो गया कंकनवाड़ी दुर्ग। तो कौन सा दुर्ग है वो शिव शिखर पर रखे बिल पत्र की तरह दिखाई देता है। तो कंकनवाड़ी का जो दुर्ग है वो शिव शिखर पर रखे बिल पत्र की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सिवाना का जो दुर्ग है उसका उपनाम है कुमट दुर्ग। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है इसका उपनाम है मयूर ध्वजगढ़। गागरोन का दुर्ग है इसका उपनाम है दुलरगढ़। और जैसलमेर का जो दुर्ग है इसका उपनाम इन्होंने दिया है उत्तर भड़कीवाड़। तो ये इसका गलत है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, इसका जो उपनाम है वो गलत है। तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो इसके जो ऑप्शन है वो है राव समर सिंह, राव बर सिंह, राव बेरीसाल, राव उमेद सिंह। तो बूंदी के जो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो राव बर सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से बिच्छू बाण, मीरबख्श, रहस्य किला तथा गजक तोपें किस दुर्ग में रखी गई है। तो इनके जो ऑप्शन है वो है कि बूंदी के दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ अजमेर के दुर्ग में और लालगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट आता है 9 नंबर कि जालोर दुर्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथनों की पहचान है वो कीजिए। जो जालोर दुर्ग है उसका जो निर्माण है वो परमार राजाओं ने करवाया था। इस दुर्ग में जोगमाया मंदिर और मलिक शाह की दरगाह है वो स्थित है। ये जो दोनों कथन है ये सही है। तो इनमें से जो ऑप्शन होगा वो 1 व 2 दोनों सही है। तो जालोर दुर्ग का जो निर्माण है वो परमार के राजाओं ने करवाया था और इसके अंदर जोगमाया मंदिर व मलिक शाह की दरगाह है वो स्थित है। नेक्स्ट आता है पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है वास्तुपाल, मंडलिक, वत्सराज और नेमिनाथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंडलिक। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन है वो कीजिए। तो ये हमारी जो सूची है सूची फर्स्ट और सेकंड। तो जूना महल है, तो जूना महल है वो डूंगरपुर के अंदर है। रेशमा महल है ये सीकर के अंदर है। जोगी महल है ये सवाईमाधोपुर में है और किशोरी जो महल है ये बूंदी में है। तो एक का एक, तो ये सब में एक है। रेशमा महल 2 नंबर सीकर में, तो 2 नंबर इसमें और इसमें है। जोगी महल ये सवाईमाधोपुर में है, तो 3 नंबर है वो, तो ये हो गया। तो इनको हम काट देंगे, 3 नंबर इसमें आ गया तो ये नहीं होगा, तो ये ही हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा। और किशोरी महल बूंदी में इसका आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको ये टेस्ट सीरीज सारी कंप्लीट मिलेगी और फ्री मिलेगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे ही टेस्ट अपलोड होगा मैं कोशिश करूँगा भी शाम को 6 या 8 बजे के 6 बजे के करीब मैं इसको अपलोड कर दूँगा, जैसे ही मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा। तो बूंदी में स्थित है सुख महल का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो इसके ऑप्शन है विष्णु सिंह, भाऊ सिंह, उमेद सिंह, अनिरुद्ध सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विष्णु सिंह। एडविन अर्नोल्ड ने राजस्थान के किस महल के बारे में कहा था कि अलादीन का चिराग भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता और न ही पेरी बेनान का रजत मुक्ता महल इससे अधिक सुरमय होगा। ये किसके लिए कहा था। तो इसके ऑप्शन है वो हवा महल जयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, रंग महल बूंदी, उमेद महल जोधपुर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रंग महल हवा महल जयपुर। नेक्स्ट आता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 1 नंबर हो गया टोंक, 2 नंबर हो गया अजमेर, 3 नंबर हो गया दौसा, 4 नंबर हो गया भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर है वो होगा अजमेर। उसके बाद है बड़ी शेखावाटी हवेलियों में मवेशियों को रखे जाने की जगह को क्या कहा जाता था। तो बड़ी जो शेखावाटी हवेलियां उनमें मवेशियों को रखे जाने की जगह को क्या कहा जाता था। तो जरोखा, पोड़, नोहरा और बिरान। तो उसमें
इसका सही आंसर होगा नोरा। जो अपने राजस्थान के लोग हैं वो जानते हैं नोरा किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्न में कौन सा त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। यानी प्रकृति और मनुष्य की निकटता, यानी प्रकृति के साथ जो मैच खाता है। उनमें दिवाली, रक्षाबंधन, तीज और ईद। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीज। नेक्स्ट आंसर आता है कि राजस्थानी लोक संस्कृति में स्त्रियों द्वारा किस अवसर पर खोड्या रस्म का अभ्यास है वो किया जाता है। यानी जो खोड्या रस्म है वो किस अवसर पर की जाती है। तो 1 नंबर ऑप्शन है विवाह के अवसर पर, 2 नंबर है मृत्यु के अवसर पर, 3 नंबर है गृह प्रवेश के अवसर पर, 4 नंबर है गणगौर के अवसर पर। तो इसका सही आंसर होगा विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के रीति रिवाजों में समटुणी क्या है। यानी जो हम सुमटनी बोलते हैं ये समटुणी क्या है। तो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम, वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को वस्त्र, दहेज व नगद राशि भेंट करना और दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर। जो सुमटनी है वो वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को जो वस्त्र, दहेज, नगद राशि भेंट करना होता है। नेक्स्ट आता है गणगौर के पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीतों में गिंदोली नामक प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन है। इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है वो है मालानी के शासक मल्लीनाथ की पुत्री, राव सातल की पुत्री, बहादुर शाह की पुत्री और लास्ट है अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री। तो इसके अंदर जो ये गिंदोली है ये अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री है, वो गिंदोली है वो। नेक्स्ट जो 20 नंबर क्वेश्चन आता है वो आता है कि राजस्थान में ग्रामीण पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किस भांत की पगड़ी है वो पहनी जाती है। तो होली के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी है वो पहनी जाती है। तो उनमें ऑप्शन है लहरिया भांत की पगड़ी, फूल पत्तों की छपाई युक्त पगड़ी, मोठड़ी की पगड़ी, आंटे वाली पगड़ी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फूल पत्ती की छपाई युक्त पगड़ी। मैं इनके व्याख्या भी करवा सकता हूँ ऑप्शन वाइज, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। आपको अगर नहीं आता है तो आप लोग आपके पास जो नोट्स हैं उनमें ये मैच करके है वो धीरे धीरे देख लेना। एक बार आप देख लो भी आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आते, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और इनके नंबर है वो नोट करते रहो। यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर आपने अपने अनुसार आंसर दिया, सही हो गया, ठीक है। आपने आंसर दिया गलत हो गया तो उसको आप काट के मार्क कर लीजिए। फिर दोबारा वीडियो देख लेना और स्किप करते हुए आगे और जो क्वेश्चन नहीं आता या तो स्क्रीनशॉट लेना है या नोट कर लेना, जैसे कि आपको उचित लगे। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से आदिवासी महिलाओं के जो वस्त्र हैं वो कौन से हैं। कटकी, नांदना, खपटा, कछाबू। तो इसके अंदर ये खपटा है ये नहीं होगा, कटकी, नांदना और कछाबू ये होंगे 1, 2 और 4, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है राजस्थानी लोक संस्कृति में हमेल, आरसी, अनवट आदि क्या है। तो इनमें 1 नंबर ऑप्शन है कि पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं के वस्त्र, राजस्थान में विवाह की रस्में, विभिन्न तरह की साड़ियों के प्रकार, विभिन्न तरह के आभूषण। तो इसका सही आंसर होगा विभिन्न तरह के आभूषण। नेक्स्ट आता है निम्न में कौन सा संस्कार शिशु के जन्म के पहले का है। यानी जो शिशु जन्म नहीं लिया है उससे पहले का। उनमें सीमांतोन्नयन, निष्क्रमण, कर्णवेद, समावर्तन। तो इसका सही आंसर होगा सीमांतोन्नयन। नेक्स्ट 24 नंबर आता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार राजस्थान में कौन सा त्योहार चैत्र माह में नहीं मनाया जाता। यानी जो चैत्र माह है उसमें नहीं मनाया जाता। तो रामनवमी, हनुमान जयंती, गुड़ला और पीपल पूर्णिमा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पीपल पूर्णिमा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आता है कि सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गुण से सही उत्तर का चयन है वो कीजिए। तो अब मरु मेला कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है जैसलमेर में। उसके बाद कपिल दरा है, ये कपिल दरा का जो मेला है ये 12 में मनाया जाता है। भर्तृहरि जो ये मेला है ये अलवर में मनाया जाता है।
और रामदेव जी का जो मेला है ये जैसलमेर में मनाया जाता है। तो ये 2 सा है, ये एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है सही है वो ये 2 नंबर हो जाएगा। यानी ए का 2 नंबर मोरू मेला जैसलमेर, बी का 1 नंबर कपिलदरा 12 में, सी का अलवर और डी का जैसलमेर। बगल बंडी क्या है? सोफे का प्रकार, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र, महिलाओं का ऊपरी वस्त्र, विशेष प्रकार का आभूषण। तो इसका जो बगल बंडी है ये पुरुषों का ऊपरी वस्त्र हो जाएगा, बगल बंडी। नेक्स्ट आता है 27 नंबर की जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपनी शिल्पकला, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो 2 शिल्प कलाकारों की अमृत कृति को दर्शाता है? उसमें 1 नंबर आता है सागरमल की हवेली, 2 नंबर आता है दीवान नथमल की हवेली, 3 नंबर आता है पटुओं की हवेली और 4 नंबर आता है सालिम सिंह की हवेली। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दीवान नथमल की हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित आभूषणों समूहों में कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? तो 1 नंबर है अंगोटिया, कर्णफूल, पिपरपतला, जेला, 2 नंबर है तिमणिया, तुलसी, बजटी, हालरो, 4 नंबर है कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी, 4 नंबर है लंगर, पायल, नूपुर और झांझर। ये चारों पैर के जो आभूषण है वो सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये अलग अलग है, क्योंकि पायल पैर में है, झांझर ये पैर में है, ये अलग अलग है, ये 2 है वो इनके साथ मैच नहीं आता। नेक्स्ट आता है 29 नंबर, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज क्या कहलाता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है जामना, मायरा, पहरावणी और जुहारी। तो इसका सही आंसर होगा जामना। मायरा ये बात है, जुहारी है ये आपको पता ही है, जो उनका जो जवाई है वो जब अपनी बेटी वो पत्नी को लेने ससुराल जाता है तब दी जाती है। तो इनकी व्याख्या पे हम फोकस है वो नहीं करते हैं क्योंकि ये वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है वो आता है चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो चंद्रभागा मेला है वो बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालरापाटन, इनमें से झालरापाटन में आयोजित है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग राजस्थान का दुर्ग है वो गिरी दुर्ग नहीं है? तो गागरोन का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग और सिवाना का दुर्ग। तो ये जो गागरोन का दुर्ग है ये जल दुर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गागरोन का दुर्ग। वस्त्र रंगने की मल्यगिरी पद्धति किस रंग की प्रधानता होती है? तो भूरा रंग, नीला रंग, लाल रंग और पीला रंग। तो ये मल्यगिरी जो पद्धति है ये भूरे रंग की होती है। इसमें पूछा है अंग व आभूषण का सही सुमेलित नहीं है यानी गलत। तो कान है वो खींटली, ये सही है। कमर है इसका टकना, ये गलत है। कंठ है ये थमण्यो, ये सही है। सिर पे मेहमंद है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमर, इसका टकना ये गलत है। निम्न में कौन सा एक जैनों का त्योहार है वो नहीं है? तो सुगंध दशमी ये जैनों का है, चेटीचंड ये नहीं है, पर्युषण जो पर्व है ये है, रोट तीज है ये भी है, चेटीचंड ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो त्योहार नहीं है ये चेटीचंड। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन आता है निम्न में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स है वो लगता है? तो बोहरा समुदाय का जो उर्स है वो गलियाकोट में लगता है और बाबा फखरुद्दीन के दरगाह पर लगता है। ऑप्शन में देखें तो नागौर में हमीदुद्दीन दरगाह पर, तो ये ऑप्शन गलत है। जालोर में मलिक साहब की दरगाह पर, यह भी गलत है। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, यह भी गलत है। ये आ गया गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, यह ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो गोमती सागर पशु मेला बूंदी गलत है। रामदेव पशु मेला पोकरण ये नागौर होगा, ये गलत है। शिवरात्रि पशु मेला करौली ये सही है। तेजाजी पशु मेला पनेर ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवरात्रि पशु मेला करौली। नेक्स्ट आता है राजस्थान में कजली तीज त्योहार के संबंध में सही कथन है।
तो इसे बड़ी तीज जो ये कजरी तीज है या सातुड़ी तीज के रूप में मनाया जाता है, तो ये सही है। यह त्यौहार शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये सही है। इस दिन जयपुर में कजली तीज की भव्य सवारी निकाली जाती है, तो ये गलत है। 1 और 2 नंबर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 व 2। आप अपने अनुसार चेक कर लीजिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आता है आप रोक लीजिए, उसका आप अपने अनुसार आंसर दीजिए, जैसे मैं बताता हूँ आप चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी और आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। अन्नकूट मेला कहाँ बढ़ता है? जैसे मेरी वीडियो है तो आप रोक लेना, पॉज कर लिया करें। अन्नकूट जो मेला है वो मंडपिया में नहीं बढ़ता, मेनाल में भी नहीं बढ़ता, कोलायत में भी नहीं बढ़ता, नाथद्वारा में बढ़ता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कोडामार जो होली है वो बाड़मेर की नहीं है, आगोर की भी नहीं है, सागौत की नहीं है, ये बिनाई की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है स्त्रियों द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है? तो ये लहरिया भात की जो ओढ़नी है वो श्रावण मास में पहनी जाती है। 1 नंबर ऑप्शन कार्तिक, ये भी गलत है। 2 नंबर है भाद्रपद, ये भी गलत है। 4 नंबर चैत्र है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावण माह में। ये आता है कि देवनारायण जी से संबंधित कौन से स्थल है? आसिल भीलवाड़ा ये देवनारायण जी से संबंधित है। हलिंदाना अलवर ये देवनारायण जी से संबंधित नहीं है। देवास मध्य प्रदेश ये देवनारायण जी से संबंधित है। बिराटिया पाली ये देवनारायण जी से संबंधित है। तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर 1, 3, 4 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के वह लोक देवता जो किसी भी प्रकार से गौरक्षा के प्रकरण से संबंधित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन है तेजा जी, ये गोगा जी से संबंधित है। 2 नंबर है बिगा जी, ये भी गौरक्षा से संबंधित है। 3 नंबर है मिहाजी मंगलिया, तो ये भी गौरक्षा से संबंधित है। तो रामदेव जी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रुंडेला चित्तौड़गढ़ में किस लोक देवता का आदि स्थान है? तो ये जो रुंडेला चित्तौड़गढ़ है ये कल्ला जी से संबंधित है। देवनारायण जी इसका सही आंसर नहीं होगा। महादेव है, ये भी नहीं होगा। और मल्लीनाथ जी ये भी नहीं होगा। अब ये पूछा है कि निम्न में से सम्मिलित नहीं है, तो नेजा है ये रामदेव जी की पंचरंगी पतंगा है, पताका है, ये सही है। घोड़ला है ये तेजा जी का भोपा है। केसर काल में घोड़ी है ये तेजा जी गोगा जी की सवारी नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये पूछा है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर इसका सही है वो ये होगा। बग्गी बणी ये गोगा मेड़ी के चारों ओर फैला जो जंगल है उसको बणी कहते हैं। निम्न में से परमार शैली के प्रसिद्ध उत्कृष्ट जो उदाहरण है वो कौन सा है? परमार जो शैली से उससे संबंध है। कैलाश मंदिर नहीं है। दशावतार मंदिर ये भी नहीं है। विठल राजा मंदिर ये भी नहीं है। सासभोग मंदिर ये है। खलकाणी माता गदा जो खलकाणी माता का जो गदा मेला है जयपुर के किस गांव में आयोजित है वो किया जाता है? तो ये गदा मेला है। 1 नंबर ऑप्शन है बेगस, 2 नंबर है बोराज, 3 नंबर है भावगढ़ बंदिया, 4 नंबर है भावगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा भावगढ़ बंदिया। जो खलकाणी माता का गदा मंदिर है जो जयपुर में आयोजित किया जाता है वो भावगढ़ बंदिया में किया जाता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोकता के जीवनी के गीत है वो गाते हैं? तो पाऊ जी के नहीं गाते, फोगा जी के नहीं गाते, हड़बू जी के नहीं गाते, तेजा जी के गीत है वो परंपरागत रूप से किसान है वो खेत जोतते समय गीत है वो गाते हैं। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा वस्त्र है वो पुरुषों के वस्त्र है वो नहीं है? तो जामा है, चोगा है, मिर्जाई है, लप्पा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 4 नंबर, तो लप्पा इसका सही आंसर है हो जाएगा। इसने पूछा है नाना साहब का जालरा इब्राहिम का जालरा नमक जलाशय अवस्थित है यानी कहाँ है? तो गागरोन झालावाड़ में नहीं है। तारागढ़ अजमेर में है। बयाना दुर्ग भरतपुर में नहीं है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर में नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय वो है। नेक्स्ट आता है चायल या चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है?
तो पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी, इनमें से गोगा जी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित है। तो ज्वाला माता मंदिर जसनगर, केवाय माता मंदिर किनसरिया, सुंदा माता मंदिर जालोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर बी व सी। बी व सी यानी केवाय माता मंदिर किनसरिया, सुंदा माता मंदिर जालोर। नेक्स्ट पूछा है सही सम्मिलित नहीं है। तो नारायणी माता मंदिर राजगढ़ अलवर सही है। आवरी माता मंदिर जसोलबाड़ गलत है। ब्राह्मणी माता मंदिर सोलसैन बारा सही है। आई माता मंदिर बिलाड़ा जोधपुर सही है। तो इसने पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवरी माता जसोल बाड़मेर नहीं। नेक्स्ट आता है निम्न में से अग्नि से स्नान करने वाली वह मेवल की महारानी के रूप में कौन सी लेखदेवी विख्यात है। तो कालिका माता, बरवड़ माता, इडाना माता और गेवर माता। तो अग्नि से स्नान करने वाली मेवल के महारानी के रूप में जो विख्यात है वो है इडाना माता, मेवल की महारानी। उसके बाद में आता है नेक्स्ट चारण चर्जाएं से क्या अभिप्राय है। तो ये है चारण उत्सव से, चारण लोकगीत, करणी माता की स्तुतियों से और चारण आँखी काय से। तो चारण जो चर्जाएं से जो अभिप्राय है वो है करणी माता की स्तुतियों से। निम्न में से सांबर के चौहानों की जो कुलदेवी है वो कौन सी है। सकंबरी माता, शीला देवी, ज्वाला माता, नागनीची माता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सकंबरी माता। नेक्स्ट आता है कि राज्यपाल की शपथ से संबंधित निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। तो इनमें जो नहीं किया गया है वो आएगा प्रोक्लेम। तो डिफेंड का भी आया है, प्रोटेक्ट का भी आया है और प्रिजर्व का भी आया है। तो इसका जो सही होगा वो होगा प्रोक्लेम। तो आप लोग अगर लगता है कि मैं आंसर बता देता हूं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कर्तव्य का निर्वह किया है। तो इनमें के.डी. शर्मा, डी.पी. गुप्ता, पी.एन. भगवती, जे.एस. वर्मा। तो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यायाधीश आ जाएंगे जे.एस. वर्मा। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज्यपाल जिनको किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, यानी राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज्यपाल। तो इनमें कल्याण सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, रघुकुल तिलक, ओ.पी. मेहरा। तो राजस्थान के प्रथम व एकमात्र जो राज्यपाल हैं जिनको किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था वो थे कल्याण सिंह। नेक्स्ट जो आता है कि राज्यपाल को प्राप्त उन मुक्तियों के संबंध में असत्य कथन हमें पहचानना है। तो राज्यपाल अपने किसी भी कर्तव्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये सही है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में फौजदारी मामले नहीं चलाए जाएंगे, ये भी सही है, यानी उसके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं चलाया जाएगा। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान व्यक्तिगत कार्य के संबंध में किसी न्यायालय में दीवानी मामले नहीं चलाए जाएंगे। तो ये गलत है, यानी ये दीवानी मामले हैं ये चलाए जा सकते हैं। राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही है। तो इसने पूछा है असत्य कथन, तो असत्य हो जाएगा ये 3 नंबर। नेक्स्ट आता है 60 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राजस्थान के वह राज्यपाल जो राजस्थान के राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं थे, यानी जो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल पद पर नहीं थे। सरदार हुकुम सिंह, रघुकुल तिलक, बलिराम भगत और सुखदेव प्रसाद। तो जो सुखदेव प्रसाद है वो राज्यपाल के पद पर राष्ट्रपति शासन काल के दौरान नहीं थे। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलाधिपति कौन होता है।
जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर है उसका जो कुलाधिपति है वो कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति नहीं, राजस्थान का राज्यपाल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, तो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जोधपुर है उसका कुलाधिपति। राजस्थान में सबसे न्यूनतम अवधि का राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 67 में, 77 में, 80 में, 92 में। तो जो न्यूनतम अवधि का जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 67 में लगा था। निम्नलिखित किस अनुच्छेद के उपबंध में राज्यपाल के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 174, 175, 176 और अनुच्छेद 213। तो राज्यपाल के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है तो अनुच्छेद 175 के अंदर किया गया है। राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण देने वाले एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल थे, यानी जो विशेष अभिभाषण देने वाले एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल पूछा है तो जगत नारायण, NL टिबेडेवाला, PK बनर्जी, वेदपाल त्यागी। तो इसमें होगा NL टिबेडेवाला वाल, 2 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के संबंधी विवाद का निर्णय राज्यपाल किसकी राय पर करता है? यानी जो राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की जो अयोग्यता संबंधी जो विवाद है उसके निर्णय जो राज्यपाल है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के आधार पर नहीं करता, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के आधार पर करता है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के आधार पर नहीं करता, राजस्थान उच्च न्यायालय से नहीं करता। तो जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसके आधार पर जो राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की जो अयोग्यता है उससे संबंधी विवाद पर राज्यपाल है वो राय है वो करता है। नेक्स्ट आता है कि किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले राज्यों का मनोनयन किया जाता है। संविधान में उन क्षेत्रों का क्रमबद्ध उल्लेख का सही विकल्प है। तो जो 1 नंबर होगा वो होगा साहित्य, उसके बाद में होगा विज्ञान, उसके बाद होगा कला, उसके बाद होगा सहकारी आंदोलन, उसके बाद होगा समाज सेवा। तो जो साहित्य 1 नंबर इसमें नहीं है तो इसको भी काट दीजिए, कला इसमें नहीं है, साहित्य इसमें है और इसमें है। 2 नंबर विज्ञान इसमें है, इसमें है। 3 नंबर कला इसमें है, इसमें है। 4 नंबर है साहित्य आंदोलन, तो इसमें समाज सेवी है तो ये नहीं होगा। सहकारी आंदोलन, लास्ट में समाज सेवा, तो ये होगा 4 नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में अनुच्छेद 200 की न्यायिक व्याख्या करते हुए राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में फैसला सुनाया है? तो तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में, तमिलनाडु राज्य बनाम भारत संघ मामले में, भारत के राष्ट्रपति मामले में और तमिलनाडु बार एसोसिएशन मामले में। तो ये वैसे करंट का भी है और अनुच्छेद 200 के अनुसार दोनों के रिलेटेड ये क्वेश्चन है वो लिया गया है। तो तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में अनुच्छेद 200 की न्यायिक व्याख्या करते हुए राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला है वो सुनाया है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक जिसे राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा है उस पर राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए लौटा दे तथा ऐसे विधेयक पर डैश डैश की अवधि के भीतर विधानमंडल पुनर्विचार किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 माह की अवधि के अंदर। तो इसमें जो सही आंसर है वो 6 माह का हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विधेयक पर राज्यपाल की सिफारिश या मंजूरी केवल प्रक्रिया का विषय है? तो राज्यपाल की जो सिफारिश या पूर्व मंजूरी है वो केवल प्रक्रिया का विषय है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 255, 265, 355, 365। तो 255 के अनुसार राज्यपाल की सिफारिश या मंजूरी है वो किसी विधेयक पर
सिफारिश या मंजूरी केवल प्रक्रिया का विषय है, तो वो अनुच्छेद 255 है। वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही विषय पर बार बार आदेश जारी करने को संसदीय प्रणाली के विरुद्ध माना है, तो इसको आप डायरेक्ट है वो देख सकते हैं कि बीपी सिंगल बनाम भारत संघवाद, डीसी वधवा बनाम बिहार राज्यवाद, एसआर मुंबई भारत संघवाद, रामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद। तो इसका सही आंसर होगा डीसी वधवा बनाम बिहार राज्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 161 में किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड के संबंध में राज्यपाल को कौन से नियुक्ति प्राप्त नहीं है? तो क्षमा की प्राप्त है, परिहार की प्राप्त है, लघुकरण की प्राप्त नहीं है, परिविलंब की प्राप्त है। तो लघुकरण है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल को छूटी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के लिए अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यपाल के पद में ये कथन है वो किसने कहा है? तो राज्यपाल को छूटी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी इनको जो हस्ताक्षर करने के लिए दे दिए जाए तो वो करने पड़ते हैं। तो ये जो कथन है ये श्री प्रकाश का कथन है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें उनकी पुस्तक समाजवाद के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो समाजवाद पुस्तक है वो डॉक्टर पूर्णानंद की ये पुस्तक है वो है। राजस्थान के राज्यपाल जो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं, जो राजस्थान के जो राज्यपाल है उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश रहे हैं वो है अंशुमान सिंह। राजस्थान के राज्यपाल जो राज्यपाल के पद पर रहने से पूर्व भारत के विदेश सचिव भी रह चुके हैं, यानी जो राज्यपाल राजस्थान के जो राज्यपाल पद पर रहने से पूर्व भारत के विदेश सचिव भी रह चुके हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शैलेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट आया राजस्थान के राज्यपाल जो पूर्व में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राजस्थान के राज्यपाल वो हो गए बसंत राव पाटिल, बसंत राव पाटिल। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के राज्यपालों को उनके कार्यकाल के अनुसार पहले से बाद, ये बाद नहीं है, बाद के क्रम के अनुसार व्यवस्थित है वो करना है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए उनके अनुसार एक नंबर होगा दरबारा सिंह, नहीं सॉरी इसके अनुसार एक नंबर होगा ओपी मेहरा, 2 नंबर होगा सुखदेव प्रसाद और 3 नंबर होगा देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और 4 नंबर होगा दरबारा सिंह। तो 1 नंबर ये आ गया, 2 नंबर 4 नंबर आ गया, 3 पे 3 नंबर आ गया और 2 पे 4 नंबर आ गया। तो सही आंसर होगा 2। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 है, उसके तहत है वो किया गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956। राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, जो सिर्फ योग्यताएं पूछी हैं। तो इन योग्यताओं में ये सिर्फ 2 ही है, वह किसी के लाभ पद पर नहीं हो और विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। तो इसके 1 और 2 सही है, तो ये केवल ऑप्शन 1 में है, 1 व 2 सही है। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल को केवल इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि वह केंद्र सरकार की इच्छाओं से सहमत नहीं है? तो यह है वो वीपी सिंगल बनाम भारत संघ विवाद 2010 का जो है उसके आधार पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार है वो कीजिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई थी। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को आरपीएससी का कार्यालय जयपुर से स्थानांतरित कर
अजमेर स्थानांतरित कर दिया था जयपुर से, और आरपीएससी का सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। तो इनमें से हमें जो आंसर देखने हैं तो ये तीनों ही सही है, तो तीनों है वो 1, 2 और 3 इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की प्रस्तावित संख्या 5 से बढ़ाकर 7 करने की अधिसूचना है वो कब जारी की गई थी, तो ये अधिसूचना जून 2011 को जारी की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन है वो कीजिए। तो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच अनुशंसा के आधार पर पद से हटा सकते हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ये सत्य है। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही है। आरपीएससी के कार्यों का विस्तार संसद द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल है वो निलंबित कर सकता है, हटा नहीं सकता, हटा राष्ट्रपति सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो पूछा असत्य कथन है, तो ये 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आरपीएससी के संबंध में नियुक्त कथनों पर विचार कीजिए। तो आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें व सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है, यह सही है। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होता है। तो 1 व 2 दोनों सही है, तो दोनों 3 नंबर ऑप्शन के अंदर दिए गए। नेक्स्ट आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार है वो कीजिए। तो इसमें से कितने सही युग्म है वो पूछे हैं, तो आप है वो ये पढ़ लीजिए। तो इनमें से जो सही युग्म है वो केवल 3 युग्म है वो सही है। आप वीडियो को पॉज करके हैं वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें सत्य पूछा है, ये जो 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 323(2) के तहत राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो ये सही है। वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन आरपीएससी द्वारा प्रस्तुत किया गया 75वां प्रतिवेदन है, तो ये गलत है। इसका सही आंसर है केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष है जो नहीं रहे? ये भी रहे हैं, ये भी रहे हैं, ये भी रहे हैं, ये नहीं रहे हैं। संजय कुमार श्रोत्री है, तो 4 नंबर है वो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो नहीं रहे हैं, वो 4 नंबर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, तो वो एस के घोष है वो हो जाएंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असंगत युग्म का चयन करना है। तो सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 ये सही है। आरपीएससी की सदस्यों की सेवा शर्तें 318 ये सही है। आरपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन 322 ये गलत है। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाना अनुच्छेद 317 ये सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाओं में आवेदन वन टाइम रजिस्टर और ओटीआर जो प्रणाली है वो कब किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2022 में प्रारंभ की गई थी। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों के नामांकन गत वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई। ये करंट के क्वेश्चन है वो है। इस रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के 78.9% विद्यार्थी ही स्मार्टफोन का उपयोग लेने में सक्षम है। तो इनमें से ये दोनों कथन है ये सही है, तो ये करंट के अंदर है। आप चाहते हैं कि करंट की मटेरियल भी आपको उपलब्ध करवाया जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अब उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी और यहीं उपलब्ध करवा दिया जाएगा, या जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महिला पुलिस बटालियनों के संबंध में निम्नलिखित से असंगत जो युग्म है उसका चयन कीजिए। पद्मिनी सीकर में सही है, हाड़ीरानी अजमेर में सही है,
कालीबाई बटालियन बांसवाड़ा गलत है, अमृता देवी बटालियन बाड़मेर सही है। तो इसका सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जनवरी 2025 में भारत सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो JECC जयपुर के अंदर किया गया है। 2 जनवरी 2025 में भारत सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन JECC जयपुर के अंदर। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में इस अभियान का शुभारंभ 15 जनवरी को सांगानेर जयपुर से किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जन भागीदारी से वर्षा जल संचय की परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। तो ये जो दोनों कथन है ये सत्य है। तो ये जो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है उससे संबंधित कथन है। 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु राजस्थान बॉक्सिंग टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो मनीषा चाहर को। एग्रीटेक योजना से संबंधित ये कथन है, इनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। कथन 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन है तो इनका जो मेन एग्जाम में इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं रहती, क्योंकि करंट कहाँ से क्या पूछे तो वो अपने लिमिट से बाहर होते हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ तो आप रोक रोक के इनको पढ़ सकते हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा कहाँ स्थापित किया गया? तो ये माउंट आबू में स्थापित किया गया। मैं इनके आपको आंसर बता देता हूँ, आप इनको पॉज करके पढ़ लेना। पद्म पुरस्कार 2025 के विजेताओं से संबंधित नियम युगलों पर विचार है वो करना है। तो इसमें केवल 2 युग्म सुमेलित हैं, तो ये आप देख लेना। हाल ही में हस्तशिल्प एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बोरनाडा जोधपुर के अंदर किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय व थिएटर का जो ये 7वें संस्करण का आयोजन है ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया था। तो ये करंट का है। आपने यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करंट मटेरियल और टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट में सारी आपको उपलब्ध है, वो करवा दूंगा। आपके पास अगर इससे रिलेटेड नहीं है अभी कौन से टेस्ट में कौन सा मटेरियल है तो आपने मुझे नीचे कमेंट कर देना। ये है, ये फर्स्ट टेस्ट है जो माइनर टेस्ट फर्स्ट है जो 4 तारीख को आयोजित किया गया था। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूँगा। यहाँ से पहुँचे हैं तो लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।